नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल पर पलटवार किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख दौरे पर है और लद्दाख दौरे में वो बाइक राइडिंग भी कर रहे हैं और सीधे बाइक राइडिंग करते हुए वो करगिल पहुंचे, जहां से 1999 में भारत ने जो है विजय हासिल की थी। और इसके बाद देखिए वो वहां पे पहुंचे थे, तब उनका कांग्रेस के नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। युवा नेता भी उसमें शामिल थे। इस दौरान एक युवा ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि हमारे देश मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है, लद्दाख की बात खास तौर पे की जाए तो लद्दाख में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जाता है, उनके साथ बर्बरता की जाती है, कितने हद तक सही है और ये कब रुकेगा? जब आपकी सरकार आएगी जब केंद्र में, तो क्या इसके बाद जो इस तरह की घटना है उसमें विराम लग जाएगा? इसके बाद से उस युवा का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि न सिर्फ मुसलमानों पर अत्याचार होता है, बल्कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है और यही तस्वीर हर राज्य से निकल के सामने आ रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि किस तरीके से मणिपुर 4 महीने से लगातार चल रहा है, लेकिन किसी को किसी चीज की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने राजनीति और अपने विदेश टूर पे जो है वो सब के सब लगे हुए हैं। और ऐसे में देखिए राहुल गांधी ने कई बार किए, राहुल गांधी ने चीन को लेकर भी कई बार किए। राहुल गांधी ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री कहते हैं जब विपक्ष की मीटिंग होती है कि चीन को हमने 1 इंच जमीन भी नहीं दी है, लेकिन लद्दाख के लोग सच्चाई बता रहे हैं, यहाँ के लोग गवाही दे रहे हैं कि चीन हमारी कितनी जमीन पर कब्जा करे हुए बैठा है। आखिर ये कब तक होगा? क्यों देश से झूठ बोला जा रहा है? अब इसी को लेते हुए बीजेपी ने पलटवार करते हुए सुधांशु त्रिवेदी जो है वो फ्रंट फुट पे आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया। राहुल गांधी से उन्होंने कहा कि आप देखिए, जिस वक्त आप खड़े हैं, जिस लद्दाख में खड़े हैं, वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है और यही कारण है कि आज देश जो है विकसित हो रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन समझ नहीं आता कि राहुल गांधी वहां पे जाके क्यों ये विवादित बयान लगातार देते आ रही है। समझ नहीं आता चीन से उनके ऐसे कौन से प्यार करने वाले रिश्ते हैं जो उनको बार बार चीन पे बोलने पर मजबूर कर देते हैं। ये राजीव गांधी फाउंडेशन से मिला हुआ पैसा बोल रहा है या चीन के साथ जो संबंध है, जो लेन देन उस दोनों की थी, वो बोल रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी को सामने आके बयान देनी चाहिए कि आपको क्यों इतनी ज्यादा चिंता हो रही है चीन की, क्योंकि 2020 में जो थिंक टैंक का जवाब निकल के सामने आया था, उनका कहना है कि अब वो अकेले पड़ चुके हैं, जो कि साफ दर्शाता है कि भारत किस तरीके से चीन से मुकाबला कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी लगातार बयान देते आ रही हैं चीन को लेकर। अब देखना होगा कि आगे ये वार पलटवार का सिलसिला कितना आगे बढ़ता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। साउथ अफ्रीका दौरे के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के एथेंस पहुंचे। खबर पर अपडेट दे रही है हमारी सहयोगी जूही सिंह। सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए ग्रीस पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, इस यात्रा से पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस में पहुंचकर वहां एक अज्ञात सैनिक को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचते ही जो वहां भारतीय प्रवासी रह रहे हैं, उन्होंने बड़ा ही भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोग मोदी मोदी के नारे लगाए, जय हिंद के नारे लगाए और इसके अलावा जो भी लोग हैं वो मोदी के आने की खुशी में, देश के प्रधानमंत्री के आने की खुशी में ढोल नगाड़े बजाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भी बातचीत की, मुलाकात की, सभी का उत्साह बढ़ाया। दरअसल पीएम मोदी शुक्रवार को अपने ग्रीक समकक्ष क्यारिकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर अपनी पहली यात्रा के लिए ग्रीस पहुंचे। एथेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस ने स्वागत किया। होटल ग्रांडे ब्रिटेन पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और होटल में एकत्र भारतीय समुदाय ने भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे लगाए। साथ ही लोग तिरंगा लहराते हुए दिखे। ग्रीस में पिछले 40 सालों के बाद यह किसी प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पिछले 40 साल में ग्रीस का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री है और भारत से ग्रीस की आखिरी प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा साल 1983 में हुई थी। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने साल 2019 में नई दिल्ली का दौरा किया था।
इस दौरान दोनों देश के नेता जो है एक दूसरे के साथ बैठकर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बातचीत करेंगे। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच एक व्यापक स्तर पर जो है व्यापारिक संबंध स्थापित हो, इसके लिए भी वहां के नेताओं से बातचीत की जाएगी। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी को आखिरकार राहत मिल गई है। हमारे सहयोगी रामजीत सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बताते चलें, यूपी की उत्तर प्रदेश में 2005 में एक सनसनीखेज मर्डर पेपर मिल कॉलोनी में हुआ था। मर्डर जो कवित्री हैं मधुमिता शुक्ला था, उनका एक मर्डर हुआ था। वहीं आपको बताते चले लखीमपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के मिसराना मोहल्ले में उनका एक निवास स्थान था और इसी मर्डर में जो आरोपी बनाए गए थे बाहुबली विधायक जो पूर्वांचल के जाने माने थे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को अदालत का फैसला आता है जो देहरादून हाईकोर्ट की जो अदालत है, अदालत में आजीवन कारावास की सजा अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को सुनाई गई थी। सजा कई अपील भी की गई थी, अपील की सुनवाई होती। वहीं आज जो खबर निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं उन्होंने एक रिहाई के एक आदेश जारी किए हैं कि अमरमणि त्रिपाठी मधुमणि त्रिपाठी को 2 बजे रिहाई की जाएगी। वहीं आपको पता चले जो अमरमणि और मधुमणि की रिहाई को लेके जो मधुमिता की जो बहन है निधि शुक्ला, उन्होंने एक आरोप भी लगाया है। अदालती कार्रवाई पे भी उन्होंने बताया है कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, फैसले में जो सुप्रीम रिहाई का जो आदेश पे जो अवलंबन लगाने की कोशिश की गई थी, वहाँ रिहाई के आदेश बिल्कुल साफ हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिहाई पे अपनी मोहर लगा दी है। वहीं देखने की बात है कि इसको लेके जो निधि शुक्ला है, मधुमिता शुक्ला की बहन है, वो अग्रिम अदालत में जाने की चेतावनी दे चुकी हैं। लखीमपुर की से इंडिया वॉइस से रामजीत सिंह। जमीन की खरीद बिक्री के दस्तावेजों में जालसाजी के मामले में ईडी द्वारा भेजे गए समन के खिलाफ अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। खबर को विस्तार से बता रही हैं हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को रद्द करने की उच्च न्यायालय से मांग की है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि इस समन के जारी करने के बाद उनको लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार पर धूमिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस सवाल प्रतिष्ठा से खड़ा होगा जिन लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को वोट दिया है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अन्य प्रार्थनाओं के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ समन जारी रद्द करने की मांग की थी। ईडी ने सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले पूछताछ के लिए 2 बार बुलाया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। ईडी ने राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग के 2 बड़े मामलों की जांच कर रही है। पहला मामला राज्य में अवैध खनन से जुड़ा है। एजेंसी ने पिछले साल 17 नवंबर को खनन मामले में सोरेन से पूछताछ की थी। वहीं दूसरा मामला राज्य की राजधानी रांची में कथित भूमि घोटाले से संबंधित है। कथित जमीन के मामले में आईएसएफ के अधिकारी सी रंजन और 2 व्यापारियों सहित 13 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें, सोरेन को 14 अगस्त को रांची में कार्यालय बुलाया गया था। उस दौरान उन्होंने राजनीतिक प्रेरित मामला बताते हुए ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। उन्होंने समन पर सवाल उठाया था और एजेंसी से इसे वापस लेने को कहा था। हालांकि एजेंसी ने सोरेन के दावों को खारिज कर दिया है और दूसरा समन जारी कर एजेंसी के समक्ष पेश होने का दावा किया है। तो फिलहाल हेमंत सोरेन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इसको देखना क्या होगा, हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब ईडी ने 2 बार उन्हें बुलाया था तो वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। कैमरामैन संदीप के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी जूही सिंह। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जो है एफआईआर 502, 505 और 504 के तहत जो है दर्ज की गई है। यह एफआईआर जो है हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और सोरेन सरकार के परिवार के खिलाफ जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर झामुमो नेता सोनू तिर्की ने 23 अगस्त को उनके खिलाफ जो है कांके पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। सोनू तिर्की ने अपनी शिकायत में कहा है कि 16 अगस्त को कथित तौर पर बाबूलाल मरांडी के द्वारा फॉलोअप झारखंड के एक फेसबुक हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया गया था। इस पोस्ट में अपने राजनीतिक लाभ के लिए सोरेन परिवार को पैदाइशी गड़बड़ और लुटेरा कहा गया है, जिससे उनकी और आदिवासियों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी के द्वारा एफआईआर को लेकर एक ट्वीट किया गया है, जिसमें बाबूलाल मरांडी के कहते हैं कि उनके खिलाफ न सिर्फ रांची में बल्कि झारखंड के लातेहार, सिमडेगा और देवघर में भी अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं।
वहीं अपने खिलाफ हुए एफआईआर को लेकर बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट करके लिखा, तंज कसते हुए हेमंत सोरेन पर कहा है कि राजकुमार सोरेन, सुना है कि आपने जो है मेरी संकल्प यात्रा से परेशान होकर मेरे खिलाफ अलग अलग थानों में जो है एफआईआर दर्ज करवाए हैं और इसके लिए आपका दिल से आभार। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। क्या कुछ होगा खास इस सत्र में, आपको बता दें। इस खबर को बता रहे हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। कल कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि 5 से 8 सितंबर तक मॉनसून सत्र चलने वाला है और इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने होंगी। जहां भाजपा अपनी कई जो नियम है उसे लाने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस कई मुद्दों पर भाजपा को घेर सकती है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो या फिर सड़कों की आपदा में जिस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचा है, इन मुद्दों पर कांग्रेस भाजपा को घेर सकती है। वहीं इसमें एक सब्स्टिट्यूट बजट भी लाया जा सकता है क्योंकि विभागों को अभी बजट की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से मानसून चल रहा है और कहीं ना कहीं जो सड़कें बर्बाद हुई हैं या फिर लोगों को आहत पहुंची है, ऐसे में उन्हें मुआवजा देना है, सड़कें ठीक करनी है। वहीं जिस तरह से विभागों को नुकसान पहुंचा है बरसात में, चाहे वो ऊर्जा निगम हो या फिर पानी जल निगम हो, तमाम जो विभाग हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है, ऐसे में उन सबको पूर्ति करनी पड़ेगी और इसके लिए जो सब्स्टिट्यूट बजट है वो इस मॉनसून सत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन देखना वाली बात होगी इस मॉनसून सत्र में कांग्रेस और भाजपा के विधायक जब सामने होंगे तो किस तरह का माहौल सामने होगा और किस तरह की गर्मियां देखने को मिलेगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो का अगला क्या है मिशन, बता रहे हमारे सहयोगी अमन त्रिपाठी। 2019 में लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 मिशन बेशक सक्सेसफुल ना रहा हो, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी फिलहाल चंद्रमा की सतह के आसपास ही घूम रहा है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ही अब लैंडर विक्रम की तस्वीर भेजी है, जिसे इसरो ने अपने ट्विटर के माध्यम से शेयर किया है। आपको बता दें, नई तस्वीरें इसरो द्वारा ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई हैं, जो कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा क्लिक की गई हैं। साथ ही आपको बता दें, अब चंद्रमा पर फतह हासिल करने के बाद 23 तारीख को 6:04 का वो वक्त था जब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और भारत ने इतिहास रच दिया। अब चंद्रमा पर फतह करने के बाद भारत सूर्य को लेकर एक मिशन लॉन्च करने की तैयारी में। आपको बता दें, 2 सितंबर को इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है, जो सूर्य की सतह पर जाकर सूर्य के धरातल पर क्या कुछ हो रहा है, धरातल की स्टडी करेगा। और इस मिशन को लेकर भी भारत के साइंटिस्टों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अमन त्रिपाठी, इंडिया। पंजाब में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हल्का डेरा बस्ती विधायक के लोगों की समस्याएं सुनी। हमारे सहयोगी संदीप सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। इस समय हम खड़े हुए हैं गांव छत के अंदर, जहां विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने एक जनता दरबार लगाया हुआ है, क्योंकि जिस समय सरकार आम आदमी पार्टी की बनी थी उस समय मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वादा किया था कि लोगों की समस्याएं जो अफसर साहबान हैं या उनके विधायक हैं वो उनके पास जाकर सुनेंगे। इसी कड़ी के तहत हल्का विधायक कुलजीत सिंह रंधावा, उन्होंने यहाँ पे जनता दरबार लगाया हुआ है और वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और अफसरों के थ्रू उसे मौके पर हल भी करवा रहे हैं। कैमरामैन के साथ संदीप सिंह बाबा, इंडिया वॉइस के लिए। बलिया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। एसओजी टीम और भीमपुरा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। मैं आपको बता दूं कि बलिया में एसओजी टीम और भीमपुरा पुलिस ने 4 वाहन साथी चोर को गिरफ्तार किया है और साथ में एक चोरी की ट्रक और 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। मैं आपको बता दूं कि यह बलिया में जो साथी चोर हैं वो कहीं किसी घटना को अंजाम देने वाले थे, जिसको लेकर के मुखबिर ने पुलिस को सूचना दिया था। पुलिस तत्काल मुखबिर की सूचना पर नहर पुलिया के पास जब पहुंची तो ऐसा पुलिस का कहना है कि बदमाश जो है देखते हुए पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, लेकिन पुलिस जो है घेराबंदी करते हुए चारों साथी वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। और जब उनकी जमा तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 अवैध तमंचा और कारतूस और जो एक चोरी की ट्रक थी वो भी बरामद हुई है। यह चारों जो वाहन साथी चोर अपराधी हैं वो अंतर जनपदीय
गाजीपुर के बताए जा रहे हैं, जबकि इनके शेष कुछ और साथी हैं जो मऊ के हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लेकिन इनको पुलिस गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मोहेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। देहरादून में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। बागेश्वर उपचुनाव से पहले एक बड़ी मामला सामने आया है, जो उत्तराखंड के बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को बागेश्वर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉबी पवार के समर्थकों का ये कहना है कि जो बॉबी पवार है वहाँ जो बागनाथ मंदिर है वहाँ के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन जो पुलिस और एसओजी का कहना है वो ये कहना है कि जो बॉबी पवार का जो ये दौरा था वो बागेश्वर उपचुनाव में अशांति फैलाना था। लेकिन दोनों के बीच में जिस तरह से प्रतियोग चल रहा है पुलिस प्रशासन और उनके समर्थकों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये चिंता विषय है। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार सरकार को इस मामले में घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गरिमा दसानी ने यह कहा है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जवाब दे कि क्यों बॉबी पवार की गिरफ्तारी की गई। बॉबी पवार भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, ऐसे में उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। लेकिन उपचुनाव से पहले जो सदगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ गई है। जिस तरह से उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस को एक बहाना मिल गया है बॉबी पवार की गिरफ्तारी को लेकर। वहीं पुलिस की बात की जाए तो फिलहाल जो बॉबी पवार हैं पुलिस की कस्टडी में हैं, उन्हें पहले न्यायालय में पेश किया जाएगा और शायद उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। हापुड़ से दुकान मालिक की दबंगई का मामला सामने आया है, बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। खबर हापुड़ से है, जहां एक दुकान मालिक की दबंगई और हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस की लापरवाही व एक तरफा कार्रवाई के चलते एक युवक जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। आपको बता दें, पूरा मामला हापुड़ सिटी कोतवाली के रेलवे रोड का है, जहां पर एक जॉनी नाम का व्यक्ति दुकान किराए पर लेकर साइकिल का काम किया करता था। बताया जा रहा है कि दुकान मालिक ने जबरन जॉनी पर 6 लाख रुपए का बकाया बताते हुए जॉनी का दुकान से सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया और दुकान पर दबंगई दिखाते हुए ताला जड़ दिया। पीड़ित जॉनी अपने परिवार के साथ ही दुकान के बाहर धरने पर बैठ गया और अपने हक के लिए प्रशासन और पुलिस से मांग करने लगा कि जबरन दुकान से क्यों खाली कराया गया है। वहीं जब हापुड़ पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रदर्शन कर रहे जॉनी और उसके परिजनों को पुलिस ने जबरन डरा धमकाकर मौके से भगा दिया। वहीं इस घटना से आहत जॉनी ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है और इस समय जॉनी एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। वहीं पीड़ित जॉनी के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अगर आने वाले समय में जॉनी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। एक बड़ा सवाल हापुड़ पुलिस की कार्यशैली पर भी उठता है कि एक तरफा कार्रवाई करते हुए अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे पीड़ित किराएदार दुकानदार जॉनी को जबरन वहां से क्यों भगाया था। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। ललितपुर में अपराध पर काबू पाने के लिए पुलिस का लगातार अभियान जारी है। हमारे सहयोगी रूपेश जैन की ये रिपोर्ट देखिए। ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश के बाद ललितपुर सर्विलांस टीम ने जनपद के 151 मोबाइल स्वामियों को मोबाइल सौंपे हैं। जो मोबाइल लोगों के गिर गए थे या खो गए थे, उनमें से 151 लोगों को आज ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल सौंप दिए हैं। बाजार में जिसकी कीमत लगभग 25 लाख बताई जा रही है। मोबाइल स्वामियों ने मोबाइल पाकर ललितपुर पुलिस को बधाई एवं शुभकामनाएं जाहिर की हैं। लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि यहाँ पर जो आगामी समय में रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसमें ललितपुर पुलिस ने हमें शुभकामनाएं देते हुए उपहार स्वरूप मोबाइल सौंपे हैं। ललितपुर से इंडिया वॉइस के लिए रूपेश जैन। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। देश में अपराधियों पर धरपकड़ व अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उसी क्रम में रायबरेली पुलिस भी इन दिनों एक्शन मोड में देखने को मिल रही है। बता दें, बीती रात
पुलिस व बदमाशों के बीच में जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर अपने आप को घिरा देखते हुए जवाब फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों के पैर में गोली मारी और उनको धर दबोचा है। वहीं उनके साथी 5 अन्य को भी धर दबोच लिया गया। बता दें कि जिले में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, लूट डकैती व चोरी जैसी घटनाओं को शातिर अपराधी अंजाम दिया करते थे और उसी के क्रम में रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा टीमें गठित की गई थी। एसओजी व सर्विलांस एवं स्थानीय थानों की पुलिस की एक टीम बनाई गई थी, जिसके क्रम में ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिए पुलिस जो है गश्त किया करती थी। उसी के क्रम में मुखबिर खास की सूचना मिली, जिसके क्रम में रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के हिलई नहर का है, जहां पर पुलिस और बदमाश आपस में एक दूसरे पर फायरिंग की है, जिसके बाद 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और उनके 5 अन्य साथियों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि ये शातिर अपराधी प्रतापगढ़ जनपद के रहने वाले हैं, कुछ रायबरेली जिले के भी हैं, जिनको आज पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। बता दें एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया है कि ये शातिर अपराधी हैं जो चोरी, लूट और डकैती सलोन के अलग अलग थानों में भी इनकी आपराधिक इतिहास है। गुरबख्शगंज थाना, हरचंदपुर थाना व सलोन थाने में इनका लंबा चौड़ा इतिहास है और इनकी खोजबीन लंबे अरसे से चल रही थी, जिसके बाद आज इनको पकड़ा गया है। बता दें कि इनके पास से एक बुलेरो गाड़ी व 4 2 पहिया वाहन एवं कुछ असलहे एवं 900 ग्राम सफेद धातु एवं 100 ग्राम पीली धातु भी इनके पास से बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि इन अभियुक्तों के पास से जो सामान बरामद हुए हैं उनकी खोजबीन की जा रही है और इनसे पूछताछ करने के बाद और भी जो इनके सदस्य हैं उनकी खोजबीन करते हुए उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हालांकि एसपी आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और इनको सलाखों के पीछे भेजकर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। मुरादाबाद में रामगंगा में आई बाढ़ से घिरे आधा दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारे सहयोगी शारिक सिद्दीकी की ये रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद जनपद में लगातार पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल मुरादाबाद जनपद में रामगंगा नदी के किनारे बसने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंच गया है, जहां पर ग्रामीणों के सामने कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से ग्रामीण बेहद परेशान है। कालागढ़ डैम से भी पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ा है और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी परेशानी हुई है। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण बेहद परेशान है। जब ग्रामीणों से जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि इस वक्त उनके सामने अपने मवेशियों के लिए चारा लेके आने तक की समस्या हो रही है। वहीं बच्चों के साथ भी पढ़ाई को लेकर भी समस्या हो रही है। लगातार मुरादाबाद जनपद में प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट है। लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।